किया, लेकिन आंसर अलग आ रहा है उसमें आंसर। ठीक है, एच वर्मा का पार्ट, एच वर्मा का क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है, दिस इज अर्थ और ये मून है, मून अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है ना। यस। और इसका टाइम पीरियड दे दिया। अगर मैं ओमेगा पूछूं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, अब इसका एक्सेशन इधर कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। आर इज गिवन क्या, यस सर, ओमेगा निकल गया 3.65। तो हो जाएगा क्या। यस सर, यस सर, थैंक यू सेम सर। कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन नंबर 2। यस सर, कर लूंगा। चलो, तो हमने ये सवाल कर लिया बच्चों। उसके बाद जो डाउट है वो है 22 एंड 24, 28। सीबी का 22, 24, 28। अभी ये लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ टेस्ट पेपर के भी डाउट्स लेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ ट्रैक है ना, और साइकिलिस्ट एक जा रहा है इस पे। तो देखते हैं, पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। इसका नाम दे दिया ए बी सी डी। बच्चों बी से सी तक का जो कर्वेचर है उसका सेंटर बच्चों इधर है टूवर्ड्स, और सी के बाद जो है पार्ट उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। और इस एंगल के बारे में बताया बच्चों, ये टोटल 90 डिग्री है, सो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, सवाल में दिया हुआ। चलो, और कोई इंफॉर्मेशन है, रेडियस का वैल्यू दिया हुआ और इसका स्पीड भी दिया हुआ है v, एंड दैट इज कितना है बच्चों, v मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। चलो, इतना इंफॉर्मेशन है। Find the normal contact force by the rod on the cycle when it is at B and it is at D. क्या A पार्ट हो गया बच्चों? यस सर। When it is at B, इसका इक्वेशंस लिखेंगे, N ऊपर है, mg नीचे है। So for point B क्या हो जाएगा बच्चों, mg minus n that is equal to mv square by r. When it is at D क्या लिखेंगे बच्चों, n minus mg that is equal to mv square by r. Is it clear? कहां पे n ज्यादा Yes, हमने डिस्कस कर लिया, ये n will be greater at D point compared to B. B will be at lowest. चलो आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पे आते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट बी सी एंड डी। अभी बताना, अगर ये ऐसे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है,
जीरो। 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 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है बच्चों। इसमें फोर्सेज देखते हैं एन और एम जी। टेंजेंशियल एक्शन में फोर्स ही नहीं, जीरो ही चाहिए था, जीरो है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, जीरो। बट इफ यू कंसिडर एट दिस पॉइंट, ऑलरेडी हमने मेंशन किया था पिछला जब एक सवाल लिया था, व्हेन एट एनी जनरल पॉइंट, इस पे फोर्स ऑफ सॉरी एमजी इधर लगेगा, क्लियर। इस एमजी का दो कंपोनेंट बच्चों, एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा। ये mg sin थीटा क्या करना चाहता है, ये mg sin थीटा उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना चाहता है, एक्सीलरेट करना चाहता है। दैट्स व्हाई तुम अगर स्लोप पे जाते हो तो तुम्हारा स्पीड बढ़ते जाता है। अगर तुम साइकिल से जा रहे हो स्लोप पे तो क्या करते हो, स्पीड कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अब कह दिया है कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो ये ब्रेक लगा रहा होगा और ब्रेक लगा के तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करवा रहा होगा, और फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा होगा, mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जीरो, जैसे जैसे नीचे आएंगे बच्चों थीटा बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ रहा होगा। और अगर कहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन जस्ट कैपेबल है कि mg sin थीटा को बैलेंस करे। यहाँ पे पूछा है फ्रिक्शन mg sin 45। कौशल क्या ये बी पार्ट क्लियर क्या, यस सर। 100% क्लियर कौशल, यस सर। चलो उसके बाद सी और डी। सर वो कर लूंगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, मैंने पहले ही कहा था, पिछले क्लास में कहा सर था। आप इसका डी वाला बता सकते हो क्या सर, डी वाला। सी हुआ क्या, हाँ सर हो गया। सी हो गया। और बी हुआ था क्या, बी फॉर बॉम्बे। हाँ सर ए बी सी तीनों हो गए सर, डी नहीं समझा। अच्छा सी में मुझे बताओ कि क्या होगा, सी कैसे यस किया, सर एक मिनट। थोड़ा सा हिंट दो मुझे। यस सर, सर जब वो सी को क्रॉस करने वाला होगा सर, मतलब क्रॉस करने से पहले, तो सर उसका जो ये होगा फोर्स होगा वो नीचे वाले सेंटर की तरफ होगा, वो लेफ्ट वाला है उसकी तरफ होगा। एकदम और सही। उसमें वो एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा एन से, और जब क्रॉस कर चुका होगा तो एन एम जी कॉस थीटा ज्यादा होगा, और फोर्स उसकी तरफ होगा, राइट वाले की तरफ, सेंटर की तरफ। तो ओजस भाई तूने 99% सवाल तो कर लिए, और एचसी वर्मा के सवाल का ब्यूटी यही है, उनके पूछने का तरीका यही है कि वो सिखाते हैं। सो यू हैव डन सी, जिसमें क्रेडिट एचसी वर्मा को भी है कि उस टाइप से उन्होंने पूछा है। सो नाउ यू कैन आल्सो सॉल्व डी। तो फटाफट 1 मिनट और टाइम दो बच्चों, सारे बच्चे अटेम्प्ट करें कि क्या सी हमने सॉल्व कर लिया तो डी हो पाया। गिव 30 सेकेंड मोर, 1 मिनट मोर। ओजस स्ट्राइक किया क्या, नहीं सर। कैसे स्ट्राइक, तुम्हें बताना ओजस। यहाँ पे n, इसको n1 लिख रहा हूं और यहाँ पे n2 लिख रहा हूं। कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, विच वन इज स्मॉलर, N2 बड़ा है। n2 बड़ा, n1 छोटा है। इतना तो स्ट्राइक किया था ओजस। हाँ सर। अगर स्लिप करने वाला होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम। स्लिप करने वाला होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम म्यू है ना। यस सर। अच्छा सी पॉइंट पे जो बी पार्ट है, ओजस ने कहा सर बी पार्ट भी हमने कर ही लिया था, तो बी पार्ट में फ्रिक्शन जो कि मैंने भी बताया, फ्रिक्शन कितना आया था, mg sin 45। यहाँ पे चाहिए फ्रिक्शन। तो स्लिप करने का चांसेस कहां पे है,
सी से जस्ट पहले या सी के जस्ट बाद, वेयर इज द चांस टू स्लिप? बाद में। बाद में। तुम लोगों ने डंडा रखा जाए और सर पे मारा जाए यार। पहले। पहले सर, वो फ्रिक्शन कम रहेगा। क्यों फ्रिक्शन कम रहेगा? वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, नॉर्मल कम रहेगा ना सर, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कम रहेगा। ये तो लग रहा है ओजस ही बोल रहा है। हाँ सर, वो जैसे बोल रहा हूँ सर। हाँ तो ओजस, तो बताओ क्यों नहीं हुआ था? तुम्हें तो सब सारा चीज बताया कि सर यहाँ पे स्लिप करने का है। यही तो पूछ रहा है ना, मिनिमम म्यू क्या हो कि वो कहीं पे स्लिप ना करे, मतलब यहाँ पे जस्ट स्लिप करने वाला रहा, और यहाँ के अगर यहाँ स्लिप नहीं किया तो यहाँ तो नहीं करेगा बिकॉज नॉर्मल बढ़ गया। हाँ सर, समझ गया सर, समझ गया। नहीं बताओ कि ये 99 और 1 का रेशियो सही था कि नहीं था? एच वर्मा के हाँ सर। सवाल का ब्यूटी यही है बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से सवाल लिखा। वो ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल दे दिया, कोई भी कहीं से उठाया। उन्होंने सवाल जब बनाया तो ए बी सी एक एक करके पार्ट बनाया, सो दैट कि स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड, स्टूडेंट कैन लर्न। अच्छी वर्मा इज फॉर लर्निंग। एक होता है बच्चों लर्न करना, एक होता है प्रैक्टिस करना। बुकलेट्स में चाहे कोई और कहीं पे बुक जो रहता है, मतलब नॉर्मल जो इंडियन ऑथर के बुक मिलेंगे, डीसी पांडे या जो भी है, वो बच्चों प्रैक्टिस के लिए होता है, सिंगेज भर के क्वेश्चन जहां से भी आया उठा के रख दिया है। लेकिन अच्छी वर्मा का ब्यूटी है कि वो सिखाते हैं सवाल। मैं जब सवाल लेता हूं तो टीचर जब पढ़ाते हैं तो यू कैन रियलाइज कि सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं करता, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करता है, और इसलिए मैं फोकस करने के लिए करता हूँ अच्छे वर्मा को। तो रियलाइज हुआ क्या ओजस? हाँ ओजस सर, समझ गया सर। सर। बाकी बच्चों को भी सर। रियलाइज हुआ? अच्छा, मैं ये यस कोशिश सर। करना चाह रहा हूँ कि तुम वहां पे सीखने की कोशिश करो। ए बी सी डी पार्ट का उनका मतलब यही है। एनीवे बच्चों, तो अगर सी के सर। जस्ट पहले स्लिप नहीं किया तो सी के बाद तो नहीं करेगा, क्योंकि एन बढ़ गया तो फ्रिक्शन तो ज्यादा वहां पे मिल सकता है, जबकि चाहिए कितना एम जी साइन फ्रिक्शन। सर। हम्म सर N1 पे फ्रिक्शन उससे कम था, इसलिए वो वहाँ स्लिप करने की टेंडेंसी नहीं थी ना सर। उसको रोक के रखना है तो कितना चाहिए फ्रिक्शन? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन 45, मैक्सिमम। एम जी साइन 45 चाहिए चाहिए। यस सर। और यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है बच्चों, अगर मान लो यहाँ का F1 मैक्स इस पॉइंट का सपोज 20 न्यूटन है F1 मैक्स, और इस पॉइंट का F2 मैक्स जो है वो सपोज 100 न्यूटन है। लेट्स अब बच्चों मान लो ये मैक्सिमम कर रहा है और यहाँ पे आ रहा है, और फ्रिक्शन दोनों जगह पे सेम ही लग रहा है, तो कहाँ पे स्लिप करने का चांस होगा? दोनों जगह पे फ्रिक्शन फर्स्ट कितना पे लग रहा है? एम जी साइन 45। 45। कहाँ पे स्लिप करने का चांस होगा? फर्स्ट पे ज्यादा होगा सर, मतलब। यहीं पे स्लिप करने का, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन ही लग सकता है। अगर 20 यस से सर। ज्यादा चाहिए स्टोक के रखने के लिए तो स्लिप कर जाएगा। अगर यहाँ स्लिप नहीं किया तो यहाँ करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। यस सर, थैंक यू सर। चलो, और 22 हो गया बच्चों, उसके बाद आ रहा है 24। बच्चों आसान है। Hemispherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry, which is kept vertical
find the range of angular speed for which the block will not slip. तो अगेन ये अच्छा सा सवाल है बट आसान है, ज्यादा टफ नहीं। ये थीटा है और ये दिस इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो इसका पाथ कैसा है आयुष भाई? इलिप्ट इसका पाथ कैसा है? इस ब्लॉक का कैसा पाथ होगा? वर्टिकल सर्कुलर पाथ या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इस पे फोर्सेस कौन कौन सा है? कनिशा बताइए। व्हाट आर द फोर्सेस? कौन कौन सा फोर्सेस है इसके? mg mg और Normal. कौन सा है? नॉर्मल है ना। इसका एक्सेशन किधर है कनिशा? वो बाउल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। सक्सेशन किधर है? सर बाहर की तरफ। नहीं, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्कस करें। सर फिर m ओमेगा स्क्वायर आर। एक्सेशन अगर पूछे तो ओमेगा स्क्वायर आर इधर। और अगर तुमको मन है कि नहीं समय तो बाउल के रिस्पेक्ट में इसी में बैठ के देखता हूँ, जब इसके फ्रेम में जाओगे तो ये रेस्ट में दिखेगा। और अगर इसके फ्रेम में काम करना है तो क्या करेंगे? तो बाहर की तरफ से। तो एक एक्सेशन तो जीरो होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे m ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। r बच्चों ये वाला r होगा, ये वाला r नहीं। सो अगर ये स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन हो जाएगा बच्चों? कैपिटल R साइन थीटा। चलो सूडो फोर्स लगा देते हैं, ज्यादा समझने में आसानी होगी। So if you are working in rotating frame तो एक n mg रियल फोर्सेज और ये सूडो फोर्स, ठीक है ना। अब पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं, फाइंड ओमेगा so that F is friction is zero. F लिख रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन की जरूरत नहीं, फ्रिक्शन नहीं लग रहा। तो अभी अगर हम लोग देखें बात करें बच्चों तो एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूं, जब इसके फ्रेम में वर्क कर रहा हूं तो इसका तो नेट एक्सेशन जीरो है, तो हम फोर्सेस को किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। मैं क्या करता हूँ, फोर्सेस को ना टेंजेंशियल और नॉर्मल टू द इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल। इसका दिस एंगल इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर और इसका एक कंपोनेंट इधर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस देखना बच्चों, mg sin थीटा एक है और इधर कितना है m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r और cos थीटा। cos थीटा। बच्चों अगर ये दोनों इक्वल है, अब कोई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो कर लिया तो फ्रिक्शन की जरूरत है क्या? अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं क्या कि ये फ्रिक्शन जीरो होगा बच्चों। क्या ये विजुलाइज हुआ अंशु राठी? यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों मुझे लगता है कि अगर सपोज ये वाला बड़ा है, ओमेगा ज्यादा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना बच्चों, अदरवाइज बहुत डांट पड़ेगी। अगर ओमेगा ज्यादा है मतलब इतना से बढ़ा दिया ओमेगा, मतलब ये ग्रेटर कर दिया, तो फ्रिक्शन लगेगा क्या? ये तो चेंज होगा नहीं, mg तो जो है ओमेगा को मैंने बढ़ा दिया, तो अगर फ्रिक्शन लगा तो किधर लगेगा फ्रिक्शन? नीचे। नीचे। पक्का? यस सर।
बहुत बढ़िया। ऐसे ही कॉन्फिडेंस से जवाब देना बच्चों कि अगर ये कंपोनेंट ये बढ़ गया तो इसका इधर जाने का टेंडेंसी होगा। अब बच्चों फ्रिक्शन आ जाएगा एग्जिस्टेंस में और फ्रिक्शन कहेगा यार हम भी हैं, जाने नहीं देंगे। फ्रिक्शन किधर लगेगा? नीचे। सो फ्रिक्शन विल बी नॉन जीरो एंड किधर होगा? डाउन द बाउल। डाउन द इंक्लाइन या टेंजेंट है ना। और बच्चों अगर ये लेस रहेगा, ओमेगा कम रहेगा तो क्या होगा? नहीं लगेगा। ऑफ द ये इससे कम रहेगा मतलब mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? नॉन जीरो। किधर ऑफ द लगेगा? बाउल। इज इट क्लियर? क्या बच्चों के 24 अभी तुम्हें लग रहा है कि यस सर हम अब सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम एक और यस सर। यस सर। चांस ठीक है। दें कि तुम लोग ट्राई करो? अभी भी इसमें कहानी है, करा रेंज ऑफ ओमेगा। ओमेगा बढ़ाओगे इसका इधर ज्यादा टेंडेंसी होगा मूव करने का, ये और बढ़ेगा तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा। लेकिन हमें फ्रिक्शन का एक लिमिट है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू। ओमेगा बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो एक समय देखोगे कि ये किधर जाना शुरू कर देगा? ऊपर जाना शुरू। ऊपर। और एक पर्टिकुलर यहां से जो ओमेगा आएगा इसको इक्वल करने से जो ओमेगा आएगा बच्चों, उस ओमेगा से अगर कम कर दिया ओमेगा तो इसका नीचे जाने का टेंडेंसी है। ओमेगा और कम कर दोगे जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो कम करते जाओ हो सकता है ये स्लिप कर जाए। ठीक है ना? आई होप कि बच्चों कहानी समझ में आई होगी। 24 वन मोर अटेम्प्ट, खुद से सॉल्व करो बचा हुआ। 90% हमने कर लिया, 10% तो कर लो यार तुम लोग। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट कौन सा सवाल? सर। सर बोलो भाई। सर इसमें वो एम ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट के बारे में। स्प्रिंग से सपोज हम लोग मेजर कर रहे हैं या वेइंग मशीन पे हम लोग खड़ा होते थे तो बोलते थे नॉर्मल जो है वो बताता है रीडिंग। तो अगर बच्चों एक्सेशन 0 है तो kx जो mg के बराबर है और इसका जो रीडिंग होगा बच्चों वो एक्चुअल वेट जो mg है वही दिखा रहा है। बट अगर मैं कहूं कि एक्सेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, नॉन जीरो, ऊपर जा रहा है, तो kx कितना हो जाएगा बच्चों? mg हो जाएगा या mg से ज्यादा हो जाएगा? एम ब्रैकेट जी प्लस ए। एकदम से mg से ज्यादा। अब ये इसका रीडिंग जो दिखाएगा बच्चों वो mg से ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। मतलब क्या कहेंगे, उसका मास ज्यादा हो गया, वेट ज्यादा हो गया क्या? एफेरेंट वेट। जो वेट है वो तो वही है बट हमें दिख रहा है हमारा जो मशीन है वो रीडिंग जो दे रहा है वो ज्यादा दे रहा है। तो उसको बोलेंगे बच्चों ऑपरेंट वेट क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इस ये जो केक से बच्चों इसी को क्या बोलेंगे? ऑपरेंट वेट। और mg जो है ये जो है वो क्या है? एक्चुअल वेट है। इज इट क्लियर? यस सर। बोर्ड और थोड़ा अगर ब्लर है। थर्ड केस में बात करो बच्चों, थर्ड केस जहां पे a नीचे होगा तो kx जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg माइनस ma। मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया ये हो जाएगा ऑपरेंट वेट। a एक्चुअल वेट, ऑपरेंट वेट कम होगा। और सोचो ये लिफ्ट जो जा रहा था उसका केबल टूट गया और ये जी एक्सेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? एक जगह पे g तो kx हो जाएगा 0,
मतलब ये वेइंग मशीन जो है, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या शो करेगा, 0 रीडिंग शो करेगा। इसी को बच्चों बोलते हैं वेटलेसनेस फील होगा, है ना। और एक जैसे ऐसे बता देता हूँ, ग्रेविटेशन में बताता हूँ, जब फ्री फॉल बॉडी है तो सब जी से आ रहा है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो सैटेलाइट होता है बच्चों, अर्थ के बहुत फ्री फॉल है, मतलब जस्ट घूम रहा है, वो नीचे आ रहा है बट कर्वेचर चेंज हो गया, उसका स्पीड है तो वो ऐसे ऐसे जा रहा है। तो वहां भी वेटलेसनेस फील होता है, उसका लगता है कि कोई वेट नहीं है, ठीक है ना। यस सर। एनीवे बच्चों, अभी हम कहानी का यहाँ पे आ जाते हैं। बच्चों अर्थ के इक्वेटर पे एक ब्लॉक है जिसका हम स्प्रिंग से वेट ले रहे हैं, और हमें अभी पता चल गया है कि ये अर्थ जो है ना वो रेस्ट में नहीं है, तो घूम रहा है ओमेगा से। इसका एफडी ड्रॉ करते हैं बच्चों। तो अर्थ पुल कर रहा है mg से, अर्थ पुल कर रहा है mg से, और स्प्रिंग का बैलेंस लगा kx। और क्या लिखूंगी, न्यूटन लॉ में भी इनर्शियल नॉन इनर्शियल के समय ये थोड़ा सा समझाया था बच्चों। हमें पता है ये ब्लॉक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो टुवर्ड्स सेंटर इसको फोर्स चाहिए। mg माइनस mg माइनस kx इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ mg स्क्वायर बाई आर, या m ओमेगा के टर्म में लिख लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो बच्चों kx जो हो गया वो कितना हो जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। सबको ये क्लियर क्या। यस सर। अब मैं बताऊं कि ये क्या हो गया, दिस इज एक्चुअल वेट जो अर्थ पुल करा है। वेट का मतलब हुआ द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग। लेकिन हमें यह स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या देगा, mg से थोड़ा सा कम। ये क्या हुआ, एपरेंट वेट। तो मैंने ये पूरी कहानी बता दी, पूरा थ्योरी बता दिया। आर्य जोशी क्लियर हुआ क्या, कि जो एपरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से कम होगा, इतना से। इफ यू इंक्रीज ओमेगा, इफ यू इंक्रीज ओमेगा एपरेंट विल डिक्रीज। पूछ रहे हैं उस सवाल में बच्चों ओमेगा कितना कर दें कि जो ट्रू वेट है, एक्चुअल वेट है, उसका हाफ हो जाए एपरेंट वेट। तो उन्होंने कहा है कि एपरेंट वेट क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो फॉर दैट अर्थ का ओमेगा क्या होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर आर एम चला जाएगा, इज इट g/2। यस सर। यस सर। देखो आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। 17 का बी पार्ट हो जाएगा बच्चों। लेकिन वो पूछा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डे इन द केस। तो यहां से ओमेगा निकल गया, और ओमेगा जब निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड जो हो जाएगा 24 आवर की जगह कितना हो जाएगा वो देखना है। चलो बच्चों, तो 17 कर लिया, एंड देन नेक्स्ट डाउट क्या था, 27। सर इसमें आर एक्चुअल रेडियस लेनी पड़ेगी अर्थ की। तो दूसरा क्या लोगे, एक्चुअल नहीं लेके तो और क्या लग रहा है, क्या लेना है। सर उसमें दिया नहीं थी इसलिए। क्या नहीं दिया हुआ यार, रेडियस मेजर करोगे इक्वेटर पे। हाँ रेडियस नहीं दिया हो तो मतलब पता होता है बच्चों को 6400 किलोमीटर होता है, नहीं तो गूगल कर लेंगे, बुक में देख लेंगे।
IIT पूछेगा तो वो दे देगा व्हाट इज आर। चलो क्या पूछ रहा था मैं? 27। The block of mass M moves in a horizontal circle against wall of a cylindrical room of radius r. Cylindrical room है बच्चों, रेडियस r है। ये तो यही ये जो हम करवाया था ना, ये बच्चों ये फ्लोर है। मैंने जो टेबल पे एक रिंग फिक्स किया था वही वाला कहानी है ना ये। आर्य जोशी देखो यही कहानी था जो मैंने ऐसे टेबल पे यही वाला सवाल करवाया था कि ऐसे मूव करा, हॉरिजॉन्टल सरफेस स्मूथ था, रिंग का जो वॉल था जो कहते थिक रिंग है उसी को सिलेंडर उन्होंने कहा v नॉट दिया। तो किसी टाइम पे इसका स्पीड v हो गया, सो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा कितना, mv² बाई r। तो बच्चों एक्सेलरेशन जो हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो हो जाएगा माइनस v² बाई सॉरी म्यू एन म्यू v² बाई r। ये किया था ना आगे बताओ? यस सर। इसमें मैंने कहा था कि बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैंने और भी चीजें बताई थी। तो एनीवे तुम्हारा कौन सा डाउट है? उसका बी पार्ट है ना डाउट? 27 का नहीं, डी पार्ट है, डी। देखो इसमें भी ABCD करके सिखाए बच्चों। देखो पहला नॉर्मल फोर्स निकाले हैं, फिर फ्रिक्शन फोर्स निकाले हैं, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाले हैं, और फिर क्या है इंटीग्रेट टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर वन रिवॉल्यूशन। तो देखो कितना अच्छा से उन्होंने हिंट भी दिया है, एक रिवॉल्यूशंस के बाद इसका स्पीड, मतलब हमें क्या पता है, टाइम नहीं पता है, क्या पता है कितना डिस्टेंस चला है ना। तो उन्होंने कहा dv बाई dt के जगह पे क्या लिख लो, v इंटू dv बाई ds लिख लो, है ना। एक v चला जाएगा, सो dv बाई v दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई r इंटू ds। इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 से, डिस्टेंस टेबल 0 से 2 पाई r स्मॉल r, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से v। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों ln v। तो v बाई v नॉट लिमिट पुट कर दिया, लॉन में माइनस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई r हो जाएगा 2 पाई r। ये चला जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू v नॉट e टू द पावर माइनस 2 पाई इंटू म्यू। बताओ आगे कहां पे तुझे दिक्कत हुआ? मुझे तो लग रहा है कि तो कर लेता आराम से ये। हर्षिता क्या? सर मैं वो हाँ अरे बोलो। 2 पाई आर वो आर की जगह डाल रहा था, इसलिए गलत हो रहा था। अच्छा ये 2 पाई s, ठीक है, एक राउंड। हर्षिता क्या ये क्लियर हुआ तुम्हें? यस सर। आशीष मोरे क्या यही सवाल मैं टेस्ट में पूछ दूं तो कर लोगे बच्चों तुम लोग? यही वाला सवाल HC वर्मा का 27। यस सर। ठीक है, यस सर। पक्के से आएगा टेस्ट में, मैं देखता हूँ कितने बच्चे करते हैं। बच्चों आज डाउट सेशंस हो गया बहुत, तो क्या हम लोग थोड़ा सा थ्योरी आगे बढ़ाएं, नया चैप्टर स्टार्ट कर दें?
Yes, sir. Yes, sir. बच्चों तुम लोग अब ना मतलब 11th तुम्हारा ऐसा आ गया है कि 11th में पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस किया, वेक्टर ये सब चला, न्यूटन्स लॉ से थोड़ा हमने कहा कि रियल फिजिक्स से स्टार्ट हुआ है, एंड तुम लोग कुछ बच्चों एंजॉय भी किए होंगे। बच्चों अभी क्या है कि अब हम लोग उस ट्रैक पे आ गए कि यस हमें एक लेवल तक आता है, अब हमारी गाड़ी जो है एक्सीलरेटर पे पैर रखा गया, नाव में बढ़ाना है स्पीड, ठीक है। सो विद इन 2 to 3 मंथ हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखेंगे, मतलब जेई लेवल, जेई एडवांस लेवल की चीजें करेंगे। ये 2-3 महीने ना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल होगा, और एकदम से जेई लेवल का जो टॉप लेवल होता है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। बच्चे परेशान भी होते हैं बिकॉज जो चैप्टर से स्टार्ट होने वाले हैं, जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसमें सवाल बहुत टफ होता है, बहुत दिमाग लगाना। सो यू आर रेडी, तुम कैपेबल हो, पहले तो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, यस हम कर सकते हैं, और कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़े से लैग कर रहे हैं, डोंट वरी, अभी से ध्यान दो, हो जाएगा। एंड देन उसके बाद बच्चों कुछ बच्चे बाद में आते हैं, सर मेरे तो हो नहीं रहा है, मैं कहता हूँ ठीक है चलो यार। इसके बाद रोटेशनल मोशंस के बाद एसएचएम आता है, उसका फिर लेवल जो होता है थोड़ा कम होता है, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स करते हो। तो 11th जो होता है बच्चों फिजिक्स में काफी टफ जाता है कंपेयर टू 12th थोड़ा रिलैक्स होता है। बट मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बैच ऐसा हो जो कहीं नहीं सर 11th तो सबसे अच्छा से एंजॉय किया और 11th तो मजा आता है ना। और रियली में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जेई में जाते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है बच्चों को यही होता है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सबसे मतलब फिजिक्स में जो इंटरेस्ट जगता है वो अभी जो चैप्टर्स आगे आएंगे उसके कारण। न्यूटन्स लॉ में कुछ बच्चों को लगा होगा कि ऐसे मुझे मजा आ रहा है, हालांकि मैं ही बोल रहा हूँ, तुम लोग तो बोलते नहीं हो। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये जो है ना नाम ही ऐसे दे दिया, हमें इस चैप्टर में पढ़ना वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और पावर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स का ये ऐसा टॉपिक है जिसका एप्लीकेशन दूसरे टॉपिक में भी होंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे वहां भी इसका कंसेप्ट आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाएंगे वहां भी कंसेप्ट आएगा। एक रे ऑप्टिक्स में सिर्फ इसका कंसेप्ट है, रे ऑप्टिक्स का किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, बाकी सब जगह में इसके कंसेप्ट आएंगे बच्चों, मैकेनिक्स में ज्यादा आएगा। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है पता है, व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी, और बाद में पावर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा पावर। तो ये पूरा इसी पे रहेगा, ठीक है। और मेरा इस चैप्टर को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मैं डायरेक्टली ना वर्क का डेफिनेशन नहीं देता हूँ। मुझे पता है तुम लोगों को मालूम है कि वर्क डन बाय ए फोर्स जो है वो डिफाइंड होता है, कोई कहता है F into S, कोई कहता है F dot S, कुछ ऐसा डेफिनेशन है। बहुत जगह पे, बहुत सारे बुक में, बहुत सारे टीचर जो स्टार्टिंग करते हैं यहीं से वर्क का ये डेफिनेशन, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। मैं थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहता हूँ कि क्यों आया, क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, F dot S क्यों लेना पड़ा, ठीक है। Yes, sir. इसके एप्लीकेशन बच्चों बहुत, मैं बच्चों न्यूटन्स लॉ ही लिख रहा हूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, एकदम ध्यान से देखिए। न्यूटन्स लॉ क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, m into a।
और मैं अभी अपने आप को थोड़ा सा कंफाइन कर लेता हूँ वन डायमेंशनल मोशन को लेकर। पहले डिस्कस कर रहा हूँ 1D और फिर जनरलाइज करूंगा समझने के लिए। मतलब फोर्स भी इधर, एक्सेशन भी इधर। ये कौन सा फोर्स है बच्चों? नेट फोर्स ना, नेट फोर्स, सारे फोर्सेस का समझ। एक को तो लिखते हैं बच्चों dV/dt, एक्सेशन को। अब जो फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है, तो अगर वेलोसिटी निकालने के लिए कहूं तो बहुत आराम से निकाल लोगे बच्चों। एक्सेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो v का du + at फॉर्मूला या इंटीग्रेट कर लोगे आप। लेकिन अगर सपोज फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, तो dV/dt जो आ गया बच्चों, यहां से देखना F/m, और F जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो, ये क्या हो? टाइम का फंक्शन। एकदम ध्यान से सुनो, वेरिएबल होगा तो क्या करेंगे? अगर वेलोसिटी किसी टाइम पर निकालना है तो क्या करेंगे? समथिंग इनटू dt। काइनेमेटिक्स में तो यही करते थे। ये एक्सेशन होगा ना, फोर्स बाय मास एक्सेशन। एक्सेशन जब फंक्शन ऑफ टाइम होगा तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन अगर बच्चों किसी सवाल में काइनेमेटिक्स में हमने फंक्शन f को या एक्सेशन को फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, f जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं हो, पोजीशन का फंक्शन हो, डिस्टेंस का फंक्शन हो, तो क्या करना प्रीफर करते थे? dV/dx। क्या बात है, मतलब तुम लोग तो बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। अगर f जो है फंक्शन ऑफ पोजीशन हो, डिस्टेंस का फंक्शन हो, टाइम का नहीं हो, तो बहुत अच्छा बताया कि सर इसको ऐसे लिखते थे। मान लो x डायरेक्शन का मोशन हो रहा है तो m × dV/dx लिखते थे कि नहीं काइनेमेटिक्स में? और उसके बाद क्या करते थे? dx पे इधर ले आए, f जो है फंक्शन ऑफ x रहेगा, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ये आ जाएगा बच्चों mv²/2 f × dx का इंटीग्रेशन। ओके, इसको लिमिट पुट कर सकते हैं बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल वेलोसिटी v2, so half m v2² minus half m v1², that is equal to f dx का इंटीग्रेशन, जहां से जहां x कर रहा है बच्चों। यही एक्सप्रेशन करते थे ना, ऐसा ही ना, वहां पे जनरली लिखा जाता था, मैंने अभी f रहने दिया, f एज ए फंक्शन ऑफ एक्शन। बच्चों ये जो मैंने अभी इक्वेशंस लिखा, ये कहां से लिखा बच्चों? कहां से लाया? न्यूटन्स लॉ से, यहीं से स्टार्ट किया ना। यस नाउ ये जो टर्म आया बच्चों, इतना इज इक्वल टू f × dx का इंटीग्रेशन, ये तो वन डायमेंशन के लिए सॉल्व किया। अगर यही कहानी अगर मैं जनरल कहूं, नेट फोर्स x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। नेट फोर्स जो होगा बच्चों, उसका कुछ x कंपोनेंट होगा, उसका कुछ y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा, और एक्सेशन का भी x y z कंपोनेंट होगा। तो इसको क्या इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों? नेट फोर्स इन x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू I का जो कोफिशिएंट है fx का मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू m × ax और m × v × dV/dx।
ये vx लेते हैं बच्चों, x डायरेक्शन का वेलोसिटी लेंगे, ax हो जाएगा d vx हो जाएगा। सिमिलरली एफ वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू वी वाई इंटू डी वी वाई अपॉन डी वाई। वाई दे रहे हैं सब्स्टिट्यूट वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऐसा ही हम इसके लिए तो लगा के लिख लिया, ऐसा इसके लिए भी लगा सकते हैं, इस जेड के लिए भी लगा सकते हैं यही टर्म। तो इसको जब लिखोगे एफ जेड भी यहाँ पे लिख लो, और तीनों के लिए अगर लिख लेते हैं बच्चों, तीनों के लिए इसको मिटा दो क्या इधर, देखना कहां पहुंच रहे हैं। न्यूटन्स लॉ ही लिख रहे हैं बच्चों, न्यूटन्स लॉ जनरल केस के लिए क्या लिख रहे हैं ध्यान से सुना। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ एम वी एक्स एफ लिखा, एफ मतलब फाइनल, जिसको मैंने यहाँ पे v2 लिख दिया, एक्स डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स आई फॉर इनिशियल, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन का फोर्स इंटू dx। अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, आगे मैं लिखूं या तुम लोग लिख लोगे? लिख लेंगे। फटाफट लिख लो बच्चों इसको, एंड देन वी विल डिस्कस। देखो इतना प्यार से इतना मेहनत मैं कर रहा हूं, एफ बाई डी बाई, चलो इतना तक लिख लिया, एक तीसरा भी लिख लेंगे, लिखो यहां तक। बच्चों भी परेशान मत होना, मैं बहुत अच्छे कंक्लूजन पे आऊंगा। ये तीनों को ऐड कर दो, तो हाफ एम वी एक्स एफ का स्क्वायर प्लस वी वाई एफ का स्क्वायर प्लस वी जेड एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी एक्स आई का स्क्वायर ऐसे लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। ये बच्चों बता सकते हो क्या ये क्या है? किसी टाइम पे ये कह रहा वी एक्स एफ, मतलब किसी टाइम पे वेलोसिटी v2 जिसको मैंने कहा था, या v फाइनल लिख लेता हूं, फाइनल वेलोसिटी जो है उसको तो ऐसे ही लिखेंगे ना, वी एक्स एफ आई कैप प्लस वी वाई एफ जे कैप प्लस वी जेड एफ के कैप। ये क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्वांटिटी क्या है, नेट वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड। एकदम सही है ना। और ये क्या है बच्चों, जो नेट स्पीड है वी आई उसका स्क्वायर। और ये जो टर्म है ना, देखता हूं मैं बताता हूं इसको, ये जो टर्म है एफ वेक्टर जो ये वाला था, और बच्चों dx dy dz एक छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन में इतना गया, dy इतना गया, dz इतना गया, दैट मींस dr वेक्टर नेट डिस्प्लेसमेंट स्मॉल, तो dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। तो इस टर्म को ऐसे अगर लिखें तो आ जाएगा क्या? यस सर। इसका इसका डॉट प्रोडक्ट यही है क्या? देखो तो बच्चों एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला डिराइव हो गया, कंसेप्ट आ गया है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर इक्वल टू एफ डॉट डी आर। आ रही बात समझ में? ये जो अभी हमने लिखा ये कहां से आया है? ये न्यूटन्स लॉ से ही लिख करके थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब ये किया, सॉल्व किया, उसी को हम दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे।
नाउ अब बच्चों यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ये जो टर्म आया हाफ mv², इसको नाम दिया गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल जिसका मास m है, वेलोसिटी v है। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया बच्चों kf माइनस ki, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू f डॉट dr। किसी पार्टिकल पे अगर कोई फोर्स लग रहा है और वो फोर्स का कुछ डिस्प्लेसमेंट है, तो f डॉट dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाता है उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो फोर्स था बच्चों, ये फोर्स कौन सा है? एक फोर्स है या नेट फोर्स है? नेट फोर्स। नेट फोर्स। नेट फोर्स, दैट मींस रिजल्टेंट फोर्स। तो बच्चों इसी को नाम दिया गया। ये जो टर्म यहाँ पे आया है बच्चों, अभी जो अपेयर हुआ, उसको हम नाम देते हैं कि वर्क डन बाय ए फोर्स। ये डेफिनेशन हो गया वर्क डन। और अगर हम इसको डिफाइन कर लिए, इसको वर्क डन बोलते हैं, तो क्या फॉर्मूला आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आर लिख देता हूं समझने के लिए। इसको बोलते हैं वर्क। किसके किसके बीच में रिलेशन है बच्चों? वर्क और एनर्जी का। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसका एप्लीकेशन बहुत। अच्छा, ये थ्योरम क्यों बताया? व्हाई थ्योरम, व्हाई नॉट लॉ? बच्चों किसी लॉ से ही डिराइव करके कुछ आगे आते हैं तो उसको थ्योरम बोलते हैं। इसको लॉ नहीं है, डिराइव्ड है। बहुत ही बढ़िया, कौशल ने बताया सर, डेरिवेशन किया है। सर ये हेडिंग है ना? हाँ, सो अभी हमने क्या पढ़ लिया बच्चों? वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा। क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम? को स्टेट कर सकते हो कि कोई भी बॉडी है, उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स। कहोगे सर वर्क कैसे डिफाइन? अब इसी को और आगे से अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखें, उसका डेफिनेशन। एक छोटा सा सवाल लेते हैं। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं बच्चों। कोई कहा जाए कि एक ब्लॉक का मास 2 kg है, उसका वेलोसिटी जो v है वो सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है ना। तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है? आयुष भाई बता दो तुम्हें, आयुष शिरोडे। दिस पार्टिकल Yes, possesses sir. how much kinetic energy? Yes, sir. It will be 25. 25। हाफ m हो गया 2 kg, kg में बताया था, बोला था। और v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों अगर हम इसको ऐसा यूनिट पुट करते हैं तो यूनिट तो बहुत बड़ा आ जाएगा, कुछ कुछ रहेगा इसमें, देखो केजी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सब। और उसी को जूल नाम के साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में इसका यूनिट रख दिया गया जूल। ठीक है, तो वर्क का भी एनर्जी
यूनिट होता है जूल, और काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल। ठीक है, तो 25 जूल हो जाएगा इसका एनर्जी। कोई मुझे बताएगा क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ब्लॉक इज फ्रेम डिपेंडेंट या फ्रेम इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। फ्रेम डिपेंडेंट है ना। ये जो बच्चों 2 kg का जो ब्लॉक था, ये जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो एक कार्ड ए है और ये जा रहा है इधर सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से। अब अगर पूछा जाए व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन ए, है ना। एक बच्चों एक कार्ड है जो इधर जा रहा है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड से, ये कार्ड बी है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड बी? बच्चों सारे बच्चे सवाल कर लोगे ना, ये तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मस्ती के लिए टाइम पास कर रहा हूँ। हो जाएगा क्या? सर वो 2 kg का ब्लॉक है। अरे हाँ यार, ये जो सवाल तूने अभी अभी जवाब दिया ना 2 kg का ब्लॉक, उसी को लिखते हैं। यस सर। तो एक ही सवाल कराता हूँ यार, एक ही सवाल में तो सारा क्लास ले लेता हूँ। तो ओजस भाई, इसका आंसर क्या होगा? सर वो हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हाँ तो कैलकुलेट करके बता ना यार, ये तो मैंने बता ही दिया फॉर्मूला। और ईशा चौहान क्या होगा ये? ईशा चौहान, व्हाट विल बी आंसर? 9। 9 जूल, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखोगे कि इसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दिखेगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे मैं पूछूं, लोकेश पाटिल, बी के रेस्पेक्ट में व्हाट विल काइनेटिक एनर्जी? स्वानंद पाटिल, समीक्षा माटे, समर्थ, पवन, एनीवन? जस्ट रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। 50। यस 50 इज करेक्ट आंसर। तो कुछ है ही नहीं यार, हाफ एम। और इसके रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा? वेलोसिटी 5 ऑफ आई द कैप माइनस 5 जे कैप। ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम बी, तो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ब्लॉक लिखा है ना, ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू, तो 5 आई कैप माइनस 5 जे कैप 2 हो गया। और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, है ना, तो 50 जूल। चलो ये तो ऐसे ही टाइम पास था बच्चों। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या निगेटिव हो सकता है? नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है ना।
और काइनेटिक एनर्जी को बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम वी डॉट वी, अगर जरूरत पड़े तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सर्कुलर मोशन में एक चीज छूट गया था, मैंने बताना भूल गया था यार, शायद ये फॉर्मूला नहीं बताया था बच्चों। ये v से मूव कर रहा है, v इक्वल टू ओमेगा आर बताया था, ये फॉर्मूला होता है। और मैंने बताया था कि ओमेगा कैसे लिखते हैं, ये बताया था सी। v को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कैन यू फाइंड कि ओमेगा क्रॉस आर लिखें कि आर क्रॉस ओमेगा लिखें, क्या लग रहा है कौन सा सही है? याद आ गया तो मैं बता दूं। हमें पता है बच्चों, अगर ऐसे रोटेट करा तो ओमेगा इधर है, अगर आर क्रॉस ओमेगा लिखोगे आर क्रॉस ओमेगा तो ये v इधर जाएगा जबकि v इधर है, क्या लिखेंगे ओमेगा क्रॉस आर, तो दिस इज ठीक है। तो मिटा दूं इसको। हम लोग बात करते हैं बच्चों की काइनेटिक एनर्जी जो है कभी निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है। अब आते हैं बच्चों वर्क डन पे। वर्क डन बाय फोर्स, ये कैसे डेफिनेशन है देखो डिफाइन कर रहा हूं प्रॉपर तरीके से। अगर एक पार्टिकल है बच्चों और इस पे सपोज फोर्स एफ लग रहा है और ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर गया है dr या ds जो भी लिखा है ना, तो वर्क जो है डिफाइंड है dw से, वर्क डन को डिफाइन करते हैं w, तो छोटा सा वर्क डन, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गया बच्चों, दैट इज f डॉट dr। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट करना, बिकॉज टोटल में एफ अगर अलग अलग पॉइंट पे अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो सकता है, तो दिस इज द डेफिनेशन। क्लियर? Yes. एफ डॉट डी आर, एफ डी आर कॉस थीटा। वर्क डन कैसा क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है क्या, वर्क डन बाय फोर्स? यस सर। यस सर। Yes. अब निगेटिव होगा, ये एफ मैग्नीट्यूड हो गया पॉजिटिव, डी आर मैग्नीट्यूड हो गया पॉजिटिव, कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल नीचे होना चाहिए सर। Negative. नेगेटिव भी हो सकता है, तो कॉस थीटा निगेटिव हो सकता है, इसलिए वर्क डन बाय फोर्स निगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है बच्चों तो हम क्या कहेंगे, एफ और डी आर के बीच का जो एंगल है वो कैसा एंगल है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज? Acute. थैंक यू। अगर निगेटिव है तो दोनों फोर्स और Obtuse उसके या बीच का reflex? एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स? और अगर बच्चों 90 डिग्री पे है तो 0. तो अगर किसी ब्लॉक पे फोर्स सपोज इधर है और डिस्प्लेसमेंट बच्चों डी आर इधर है, तो कहेंगे कि वर्क जो कर रहा है ये वर्क डन बाय द फोर्स जो है वो है जीरो, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स के अकॉर्डिंगली फोर्स इज डूइंग जीरो वर्क। एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मत अप्लाई कर लेना। सपोज एक मजदूर है, देखते होगे पुराने मूवीज में
मजदूर जो होते हैं सामान, या अभी भी जहाँ पे बिल्डिंग विल्डिंग बन रहे होते हैं तो सामान ऐसे सर पे रख लिया और आगे बढ़ता है। बच्चों इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है नीचे mg, और मैं उसको ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन उसको ले जाना होता है दूर, तो ऐसे ले जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है। अब अगर मैं पूछूं कि मैन उस ब्लॉक पे कितना वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, 0 को वर्क कर रहा है, क्योंकि फोर्स उसने लगा रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट तो इधर ले जा रहा है। नहीं तो तुम तो कहोगे यार तूने तो 0 वर्क किया तो क्यों पैसा दें। तो कॉमन लाइफ में मत अप्लाई करना। इसको डिस्कस करते हैं बच्चों आगे। तो अभी हमने क्या देखा, वर्क डन बाय अ फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 होगा अगर 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा एक और केस लेते हैं बच्चों, मैं ये दीवार है ना, मैं इस दीवार पे ना फोर्स लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं इस दीवार को, पुश कर रहा हूं, लेकिन दीवार मूव नहीं कर रहा, मैं फोर्स तो लगा रहा हूं, एफ तो है बट डी आर क्या है 0, तो वर्क डन क्या होगा 0 0 0 हो जाएगा बच्चों की, डी आर 0, मतलब अगर डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा बच्चों। तो फिजिक्स में तो ये होता है कि रिजल्ट आना चाहिए बच्चों, अगर डिस्प्लेस नहीं, तूने फोर्स लगाया, तूने एफर्ट लगाया और कोई सवाल सॉल्व नहीं हुआ, तो हमारे अकॉर्डिंगली तो वर्क डन 0। एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, अगर तुम ऐसे हाथ ऐसे करो, अपना बुक ले लो एच वर्मा या बुक जो भी है, और ऐसे हाथ पे ऐसे रखे रहो, है ना, तो बच्चों तुम इस पे फोर्स लगा रहे हो ऊपर और मूव नहीं कर रहा, ऐसे रेस्ट में रखे हो, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंगली यू आर डूइंग 0 वर्क, है ना, मूव ही नहीं कर रहा है, बट तुम कितना देर रख पाते हो, करके देखना, अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग 0 वर्क के लिए 2 केसेस लिए, हालांकि बुक्स में तीसरा केस भी लगाया था कि फोर्स ही नहीं, जब फोर्स ही नहीं तो वर्क डन क्यों पूछना, तो जनरली मैं वो केस नहीं करता हूं। कोई फोर्स हो, फोर्स 0 नहीं, फोर्स कुछ हो तभी हम उस फोर्स के बारे में बात करेंगे। So, अभी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या पता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को फॉर द टाइम बीइंग साइड में रखते हैं और वर्क डन पे थोड़ी सी हम बात करते हैं, ठीक है। सो dw इज इक्वल टू f डॉट dr, अच्छा क्या स्पेशल केस लेते हैं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जो फोर्स है बच्चों वो कांस्टेंट है, मतलब फोर्स वेक्टर इज कांस्टेंट, दैट मीन्स जब तुम टोटल वर्क डन निकालोगे if vector constant, can we take this vector outside बच्चों, क्योंकि फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, देन वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को लेते हैं बाहर, तो f डॉट dr हो जाएगा, और dr क्या हो जाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, dr का इंटीग्रेशन r मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दैट मींस वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों f डॉट r2 माइनस r1 को s भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं बच्चों, f डॉट ds, f डॉट s, इज इट क्लियर। तो जो तुम लोगों ने पहले बचपन में पढ़ा था 9th क्लास 10th क्लास में, बहुत हाई लेवल तक का भी पढ़ा था, तो वो इतना पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट s, बट ये स्पेशल केस है बच्चों,
जनरल ये डेफिनेशन नहीं है। क्या स्पेशल केस है? व्हाट इज अ स्पेशलिटी? फोर्स कांस्टेंट। एकदम ध्यान में रखना। तो आज हमने सीखा अगर फोर्स कांस्टेंट है देन ओनली वी कैन राइट दिस। ठीक है, तो मान लो बच्चों की एफ सपोज ऐसा लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां चला गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों के बीच का एंगल है, तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। और डॉट प्रोडक्ट से बता सकते हैं बच्चों की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा इंटू एस। सारे बच्चे इसको समझना। एफ कॉस थीटा क्या है? एफ कॉस थीटा इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement. Is it clear? Is it clear बच्चों? यस सर। सो गया फोर्स का कंपोनेंट along displacement into displacement। तो वर्क डन बाय द फोर्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के along जो कंपोनेंट है वो आई इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों कि हम फोर्स को ना रिजॉल्व कर लेते हैं एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, और कैन वी से दैट कि एफ का जो लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा है और परपेंडिकुलर वाला वर्क नहीं कर नहीं कर। एफ साइन थीटा वर्क नहीं कर रहा, एफ कॉस थीटा कर रहा है, तो वर्क डन ये होगा। क्या ये थोड़ा सा समझ में आया? यस सर। कोई कहेगा सर एक काम करो मुझे ना ऐसे दिखाओ ना, ये एफ इंटू एस कॉस थीटा, यू कैन राइट इन दिस वे आल्सो। ये जस्ट एनालाइज करें बच्चों, हमने पढ़ा दिया, थ्योरी हो गया है, बस थोड़ा समझा रहा हूं। एफ इंटू एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा क्या है? एस कॉस थीटा, एस का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट along फोर्स। ये परेशान मत होना, एक ही चीज को दो तीन तरीके से बोल रहा है, तो डोंट वरी, ये खुद ब खुद तुम रियलाइज करोगे। एफ फोर्स, और बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर देते हैं। एस का एक कंपोनेंट फोर्स के लॉन्ग और एस का दूसरा कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर। तो डिस्प्लेसमेंट का किस कंपोनेंट के कारण वर्क हो रहा है? फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। इज इट क्लियर? यस Yes. सर। तो इसको ऐसे भी सोच सकते हैं बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का अलोंग फोर्स जो कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट का अलोंग द फोर्स जो कंपोनेंट है उसके कारण वर्क है, और डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके कारण वर्क नहीं है। ठीक है ना? यस एक सर। दो सवाल के साथ आज का क्लास एंड करते हैं, और मुझे बताना एकदम बहुत आराम से बताना बच्चों। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है और इस पे एक फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, और ये 37 डिग्री है। ब्लॉक जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी चला गया और ये 4 मीटर चला गया। देन फाइंड और इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा है बच्चों, चलो फ्रिक्शन भी लग रहा है, फ्रिक्शन सपोज लग रहा है लेट्स 5 न्यूटन का। ठीक है, मैंने दे दिया 5 न्यूटन का फ्रिक्शन। देन फाइंड वर्क डन बाय, पहला सवाल mg ग्रेविटी फोर्स, दूसरा सवाल बाय नॉर्मल रिएक्शन, तीसरा सवाल बाय फ्रिक्शन फोर्स, चौथा सवाल बाय कैपिटल एफ। फॉर दिस केस
देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। कम से कम 4 में से 3 होना चाहिए बच्चों। सर बोर्ड बहुत ब्लर हो गया। बोर्ड यस blur सर। होगा? ऐसा कैसे? सर रीडेबल है पर ठीक है, देखते हैं यार क्यों ब्लर हो गया। यार बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ तो आवाज सुन के भी समझ जाओगे। ये 2 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ बच्चों। ये 4 मीटर आगे गया है, एक फोर्स लगा है 20 न्यूटन का, ठीक है, 37 डिग्री पे। फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है। तो mg ने कितना वर्क किया, नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया और कैपिटल F ने कितना वर्क किया। देखते हैं कितने बच्चों का जवाब आ गया है। अभिषेक ने सारे जवाब लिख दिए हैं। अभिषेक ने कहा सर पहला का जवाब हो जाएगा 0, वर्क डन बाय नॉर्मल इज आल्सो 0। ओजस ने भी ये बता दिया था, मल्हार ने भी आंसर कर दिया है। ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना होगा बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट है 4 न्यूटन, 4 मीटर इधर। दोनों के -20 बीच में कितना एंगल है? 180 है। तो हो जाएगा बच्चों 5 न्यूटन का फोर्स, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180 डिग्री। समीक्षा माटे क्या ये सवाल क्लियर हुआ क्या? इसका आंसर आ जाएगा -20 जूल, ऐसा यूनिट में है सारा। मुझे लगता है ये तो होना चाहिए। सर वर्क जूल में होता है, वर्क, वर्क जूल में होता है क्या यूनिट? यस, वर्क का भी यूनिट जूल हो जाएगा बच्चों। अदरवाइज वर्क इज इक्वल टू क्या बताया है, F इंटू एस। F होता है बच्चों न्यूटन, S हो गया मीटर और न्यूटन मीटर इज सेम एज जूल। सो काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क आया, मतलब दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम ही होगा। ओके सर, थैंक यू सर। और वर्क डन बाय कैपिटल F क्या हो जाएगा बच्चों? F का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? F का cos 30 सर मतलब cos थीटा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं वर्क डन बाय कैपिटल F 20 cos 37 साइड कितना हो जाएगा? 16, 4/5, 16 into 4 होगा ना सर? 16 into 4 है ना, 64। तो 64 जूल। इज इट क्लियर? यस सर। सर। तो आज का क्लास यहीं तक। तो तुम्हारा होमवर्क ये रहा बच्चों कि HC वर्मा का पहला 3 पेज पढ़ना है, फर्स्ट 3 पेज खुद से।